हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे अच्छे और अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और इसके पहले हम लोग जान चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनबी के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मोहम्मद गौरी में होता है क्या है, भारतीय सीमा क्षेत्र से अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में एक प्रदेश का स्थापना होता है, जिसका यानी कि प्रदेश का नाम होता है गजनी। और वहाँ के शासक जो होता है मोहम्मद गजनबी, वो भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। लेकिन गजनी के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी के रूप में कोई बड़ा शासक उभर कर नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो यानी कि गजनी साम्राज्य जो है धीरे धीरे बिखर कर टूट जाते हैं। और उसी गजनी साम्राज्य में एक प्रदेश है जिसका नाम गौड़ प्रदेश है। उस गौड़ प्रदेश में एक वंश की स्थापना होता है जिसे हम संसवानी वंश कह जाते हैं। और इस संसवानी वंश का जो यानी कि संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन यानी कि हसन। कुतुबुद्दीन हसन है। और कुतुबुद्दीन हसन के 6 बेटे होते हैं। उनमें से यानी क्या होता है कि एक जो है, जो एक यानी शासक रहता है वो उभर कर आते हैं, उसी का नाम जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी होते हैं। और यानी कि आगे चल के हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से मोहम्मद गजनबी का जो उद्देश्य है धन को लूटना, लेकिन यहाँ पे आपका मोहम्मद गौरी का उद्देश्य मुस्लिम राज्य सत्ता स्थापित करना है, मुस्लिमों राज्य का सत्ता स्थापित करना है और साम्राज्य का विस्तार करना है। और इसी क्रम में 1175 ईस्वी में जो पाकिस्तान के मुल्तान में आक्रमण करते हैं और वहाँ पे जीत हासिल करते हैं, तो उसकी माइंड में एक ही चीज़ आ जाता है कि भारत के यानी कन्नौज जो जगह है वहाँ पे अधिकार करना, क्योंकि उसे पता है कि भारत के जो कन्नौज वो मध्य भारत में पड़ता है। अगर हम कन्नौज पर आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं तो संपूर्ण भारत में कब्जा करना आसान हो जाएगा, जिसके कारण वो यानी कि निकल पड़ते हैं अपने रथ में, यानी कि रथ मतलब आक्रमण करने के शैली में। फिर हम लोग आगे बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इस बीच हम लोग पहले जान जाते हैं कि किस किस जगह पर किसका किसका शासन चल रहा है। तो हम लोग बात करेंगे गुजरात में। तो गुजरात में यानी कि आपका जाके चालुक्य वंश का शासन चल रहा है। और वहाँ पे जो है राजा जो है मूल राजदूत यानी कि भीमदूत, और उसकी माता यानी कि नायक देवी है। और यानी कि जो उसकी माता विधवा है। और यानी कि हम ये भी जानेंगे कि जो उसकी माता उसे दृढ़तापूर्वक सहयोग कर रही है, योगदान भी दे रही है कोई भी युद्ध कोई भी चीज़ में। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यानी कि आगे जाके कि कन्नौज में कौन शासन कर रहा था। कन्नौज में बात करेंगे तो कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन चल रहा है, जो एक प्रकार का राजपूत वंश है। और यहाँ पे जो है यानी कि जो राजा है वो उसका नाम राजा जयचंद्र है। और हम लोग यानी कि दिल्ली और कन्नौज का, दिल्ली और अजमेर का बात करें तो अजमेर और दिल्ली में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा है। और यानी कि हम ये भी जान लेते हैं पहले कि एक राजपूत वंश है और यहाँ पे शासन चल रहा है। और पहले ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली और यानी कि अजमेर दोनों में पृथ्वीराज चौहान कैसे शासन कर रहा है। तो एक्चुअली हुआ ये कि दिल्ली का जो संस्थापक यानी दिल्ली को जो संस्थापक है तोमर वंश, वहाँ के जो आनंद पाल है उनकी बेटी से जो है पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी है वो शादी कर लेते हैं, जिससे वहाँ पे वैवाहिक संबंध बना रहता है। और आनंद पाल निसंतान होने की वजह से अपने यानी कि सारा शासक के रूप में वो उत्तराधिकारी यानी कि पृथ्वीराज चौहान को दे देते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर दोनों पर शासन करते हैं और दोनों का शासक होते हैं। इसी बीच क्या होता है कि आप कहानी में आता है ट्विस्ट। उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद होता क्या है कि मोहम्मद गौरी जो 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंश पर आक्रमण करते हैं। और चालुक्य वंश में यह लड़ाई जो माउंट आबू में स्थायी में जगह में होता है, जिसके कारण यानी कि गौरी हार जाती है। गौरी हारने का कारण यह है कि उसकी जो सेना है यानी कि चालुक्य वंश की जो सेना मतलब यानी कि भीमदूत यानी कि मूल राजदूत, और उसकी जो यानी कि माता है नायक देव यानी कि दृढ़तापूर्वक उसका सामना करती है, मोहम्मद गौरी का सामना करती है। और यानी कि जो है उसको हरा भी देता है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी वहाँ से हार के वापस चली जाती है। और उसका अब उसके दिमाग में मध्य भारत में कन्नौज पर अटैक करना, उसके पहले बहुत सारा छोटा छोटा वंश भी यानी कि साम्राज्य भी है, लेकिन उसमें यानी कि अब उसको यानी कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि जो प्रथम तैनात गए थे 1191 ईस्वी में, तो वो अजमेर में यानी कि आक्रमण करती है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो सिपाही सब रहते हैं वही उसको हरा देता है मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी हार के तो चले जाते हैं। और यानी कि इससे पृथ्वीराज चौहान ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है जब सिपाही हरा दिया तो हम लोग आने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कोई आदमी ज़्यादा हंसता है तो उसको बाद में रोना भी पड़ता है। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जो है उसको यानी कि आप उसको निडर हो चुके थे, जान चुके थे कि आप कुछ भी आएगा तो हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है, एक बार तो हार चुकी है। लेकिन एक साल के बाद 1192 ईस्वी में
यानी फिर से मोहम्मद गौरी द्वितीय तराइन युद्ध में आते हैं, पृथ्वीराज चौहान से सामना करते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे हार हो जाती है। तो इसके हारने का 2-3 कारण है। पहला है कि इसका यानी कि जो सहयोग है, राजपूत जो है यानी कि सभी जगह राजपूत वंश का शासन चल रहा था, जिसके कारण एकता का अभाव था। सब अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे, जिसके कारण कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाए। और दूसरा हो गया गुजरात के जो चालुक्य वंश है वो भी इसका सहयोग नहीं किया, और यानी कन्नौज में जो है यानी कि वहाँ पे जयचंद्र जो है वो भी इसका सहयोग नहीं किया। क्योंकि पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है जब यानी कन्नौज पर आक्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है यानी कन्नौज की जो यानी शासक जो उनकी बेटी जो है संयोगिता, उसे अपहरण करके वो शादी कर लिए थे, प्रेम विवाह कर लिए थे, जिसके कारण यहाँ पे कन्नौज से उनका रिश्ता ज़्यादा खटासमट चल रहा था, जिसका कन्नौज उनका सहयोग किया नहीं। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान से जैसे वो जीतते हैं तो मुस्लिम राज की यानी कि मुस्लिम सत्ता स्थापित कर देते हैं और मुस्लिम राज्य की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आगे चल के हम लोग बात करेंगे तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में यानी कि मोहम्मद गौरी जो है यानी कि कन्नौज पर अटैक करते हैं, और राजा जयचंद जो एक राजपूत शासक है, गढ़वाल कन्नौज के गढ़वाल स्थान वहाँ पे हरा देते हैं, जिसके कारण मोहम्मद गौरी वहाँ पे सत्ता स्थापित कर लेती है और राजा जयचंद वहाँ पे हार हो जाते हैं। तो इसके बाद मोहम्मद गौरी की जो सिक्का स्थापित करते हैं, उस सिक्के में एक तरफ यानी कि देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती है, जिसके दूसरी तरफ जो है अरबी में कलमा लिखा हुआ रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि गौरी 1205 यानी कि वापस लौट जाती है यानी कि अपने क्षेत्र गौड़ प्रदेश, वहाँ से फिर वापस जब 1205 ईस्वी में आती है, तो 1205 ईस्वी में आते क्रम में यानी कि उससे यानी कि एक सामना हो जाता है, और वो यानी कि घग्गर जाति से सामना होता है, मतलब आक्रमण चलता है उस समय। लेकिन यहाँ पे गौरी जो है उसको हरा देती है 1205 ईस्वी में, और जब भारत आती है फिर उसे वापस लौटने का मन करता है भारत से, तो 1206 ईस्वी में वापस लौटने के क्रम में घग्गर जाति इस फिराक में रहते हैं कि कब वो वापस आएगा, इसका कहानी इस बार प्लेने कर देंगे। तो इसके बीच क्या होता है कि जब गौरी वापस जाती है तो 1206 ईस्वी में घग्गर जाति से सामना होता है। घग्गर जाति से सामना होने के क्रम में वहीं पे गौरी की हत्या कर दी जाती है, और गौरी का यानी कि पता चलता है पृथ्वीराज राजरासों में बताया गया है कि यानी कि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान नहीं की थी। अलग अलग चीज़ में अलग अलग बुक में अलग अलग बताया गया, एनसीईआरटी बुक है जो उससे यानी कि हम बता रहे हैं। तो यानी कि बताया गया पृथ्वीराज राजरासों में उसका बताया गया है कि गौरी जो है जब उसका आँख अंधा कर देती है, तो यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसको एक तीर से मारकर उसको यानी कि हत्या कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे चल के, तो हम लोग देखते हैं यानी कि मोहम्मद गौरी में जो 2 उसके की थे यानी कि सिपाही जो थे, मतलब यानी कि वो तो एक थे आपका जाके कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यानी कि वो तो रह जाते हैं ये दोनों, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का स्थापना करते हैं बाद में चलकर, और दास वंश का स्थापना में वो यानी कि लाहौर से ही सत्ता को स्थापित करते हैं। और लेकिन बख्तियार खिलजी जो है बिहार और बंगाल पर अटैक करते हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। बिहार में क्या होता है कि बिहार में एक यानी कि विश्वविद्यालय सब जो बहुत नामी है, वहाँ विश्व के सभी दूसरे देश के छात्र सब पढ़ने आते थे। वो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पर अटैक करते हैं और दोनों को ध्वस्त कर देते हैं। वहाँ पे जितने पुस्तकालय सब है, पुस्तक से उसको आग से हवाले करते हैं। निंदनीय घटना बाद में माना जाता है। और यानी कि एक तरह का बख्तियार खिलजी का शासन में सबसे बड़ा घिनौना अपराध यही हुआ कि यानी कि पढ़ने वाली चीज़ को आग से हवाले कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके यहीं तक था, और आगे चल कर हम लोग जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और दास वंश का स्थापना इसके बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू।